हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण टू ऑल। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर अपन नवंबर मंथ के मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसके अंदर सॉलिड एंड ग्रेविटेशनल के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन अर्थ टू बी अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r. If the value of acceleration due to gravity at depth d below the surface is same as the height, मतलब g of h जो चेंज होगा ग्रेविटी में, g of h एंड g of d आपको सेम दिया है, तो आपको पूछा है h बाई डी का रेशियो क्या होगा। g of h का फॉर्मूला क्या है भाई, g अपन 1 प्लस एच अपन आर का स्क्वायर। ठीक है, g of h आपको दे दिया है g बाई 4, g 1 प्लस एच अपन आर का स्क्वायर, 1 प्लस एच अपन आर का स्क्वायर। देखो जी तो कट, ये क्या हो जाएगा 4, 1 प्लस एच अपन आर इज इक्वल टू 2, रूट जाएगा तो एच अपन आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट ये सेम चीज डेफ के लिए मैं अप्लाई करूँ तो जी ऑफ डी का फॉर्मूला क्या है, जी ऑफ डी इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपन आर, और डेफ के लिए भी ग्रेविटी वही हो रही है जी बाई 4, 1 माइनस डी अपन आर, जी कट, तो डी बाई आर इज इक्वल टू 1 बाय डी बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 4, तो क्या होगा 3 बाय 4, इक्वेशन नंबर 2। 1 एंड 2 इक्वेशन मिल गया, उसका रेशियो लो तो एच बाय आर डी बाय आर 1 अपन 3 बाय 4, रेसिप्रोकल होकर 4 ऊपर चले जाएंगे, आर आर कट, तो एच बाई डी इज इक्वल आपको क्या मिलेगा 4 बाय 3, क्योंकि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, in a free fall weight of a body becomes effectively zero, reason acceleration due to gravity acting on a body having free fall is zero। देखो, जब बॉडी फ्री फॉल होगी तब उसका नेट वेट आप लॉ ऑफ मोशन में पढ़ के आए, एम जी माइनस एम जी ऊपर नीचे दोनों रेसिप्रोकल करे तो 0 न्यूटन होगा। ठीक है, वो राइट आंसर है। तो क्या उस दौरान फ्री फॉल हो तब ग्रेविटी भी 0 होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करे तब उसकी ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। मतलब यहाँ पे एसर्शन तो राइट है लेकिन रीजन रॉन्ग है, क्योंकि रीजन में क्या बोला है ग्रेविटी 0 होगी, पर ग्रेविटी क्या होती है 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, इफ द assertion is correct but reason is incorrect। ओके, चलो नेक्स्ट थर्ड में क्या बोला है, acceleration due to gravity is g on the surface of earth, the value of acceleration due to gravity at a height 32 किलोमीटर क्या रहेगी। तो थर्ड के अंदर जी ऑफ एच का फॉर्मूला में ये ले लूँ, जी 1 माइनस 2h अपन आर। ये फॉर्मूला किसके लिए, जब हाइट लेस देन आर ऑफ ई हो। देखो यहाँ पे हाइट क्या बोलिए 32 किलोमीटर के लिए, अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, तो एच इज लेस देन आ रही है, तो आप ये फॉर्मूला ले सकते हो, जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2 इंटू एच क्या बोला है 32 किलोमीटर, ये रेडियस अपन जानते हैं 6400 किलोमीटर, 32 इंटू 2 64 बाय 6400, जी ऑफ एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस क्या होगा 1 अपन 100, ये क्या मिलेगा आपको 99 बाय 100 इंटू जी, मतलब 0.99 जी, जी ऑफ एच का ये फॉर्मूला मिल गया। ओके, तो आपका ऑप्शन क्या है देखो 0.99 जी। फोर्थ वन,
द हाइट ऑफ पी, फोर्थ में देखो क्या बोला है, द हाइट ऑफ एनी पॉइंट पी अबोव द सरफेस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ। जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ की ये रेडियस आर ई जितनी, और इससे आप कितने जाओ, इसके डायमीटर जितने डिस्टेंस पे, डाय मतलब डिस्टेंस मतलब 2r, ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3r हो जाएगा। ओके, तो वहाँ पे जी डैश कितना होगा, तो जी डैश बराबर जी एम ई अपन कितना डिस्टेंस लोगे, 3r का स्क्वायर, ये कितना होगा भाई, जी एम ई अपन 9r का स्क्वायर। जी एम ई अपन आर स्क्वायर तो अपन क्या बोलते हैं जी, तो जी बाय 9 इज योर राइट आंसर। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, एक ऑप्शन कौन सा दिया है इसके अंदर, फोर्थ के अंदर, फोर्थ में दिया है डी, है ना, फोर्थ में डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको बोला है द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r is t, the period of another satellite in a circumference circular orbit of radius 9r। तो ये केपलर्स थर्ड लॉ है, जिसका फॉर्मूला है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो T1 अपन T2 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 अपन R2 की पावर 3/2। अब देखो R1 क्या है R, R2 क्या है 9R की पावर 3/2, R कट 1/9 की पावर 3/2, तो 1/9 का रूट निकलेगा 3, और 3 का क्यूब, ध्यान रखना नीचे है 1/3, तो T1 अपन T2 इज इक्वल टू 1/27, तो T2 इज इक्वल टू क्या होगा 27 T1, दैट इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ मास इक्वल टू 1 AMU इज, तो इसमें जो आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन सी, डेल्टा एम सी स्क्वायर फॉर्मूला लगाने पे हमें जो आंसर है वो क्या मिलेगा, ऑप्शन सी। नंबर 7, न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव एंड चार्ज इंडिपेंडेंट, शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव एंड चार्ज डिपेंडेंट, लॉन्ग रेंज रिपल्सिव एंड चार्ज इंडिपेंडेंट, लॉन्ग रेंज रिपल्सिव एंड चार्ज डिपेंडेंट। स्टूडेंट्स, इसमें हम जानते हैं न्यूक्लियर फोर्स कैसे होते हैं, शॉर्ट रेंज होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, और चार्ज से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए। नंबर 8, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ, तो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी होती है, पर न्यूक्लियन, तो Fe एटम की होती है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 9, the mass number of helium is 4 and that for sulfur is 32. The radius of sulfur nucleus is larger than that of helium by times. तो यहाँ पे रेडियस का जो फॉर्मूला वो लगाएंगे, सल्फर को हम न्यूमरेटर में रखेंगे RS अपॉन RHE, फॉर्मूला है हमारा R0 A⁻1/3, R0 तो कांस्टेंट होता है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, A⁻1/3 बचेगा, उसको हम कंबाइन में लिख देते हैं होल ब्रैकेट करके। तो ऊपर एटॉमिक नंबर किसका आएगा, सल्फर का, नीचे एटॉमिक नंबर आएगा किसका, हीलियम का, और ऊपर बना देंगे 1/3। तो सल्फर का एटॉमिक मास रहेगा, यहाँ पे एटॉमिक मास है 32 और हीलियम का एटॉमिक मास है 4। 32/4 करने पे क्या होगा, 8 रहेगा, और 8 का क्यूब रूट होता है 2। तो रेडियस ऑफ सल्फर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ हीलियम। स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा जो आंसर है क्या बनेगा, ऑप्शन सी। नंबर 10, नंबर 9 था हमारा। नंबर 10 में Mn and Mp represents mass of neutron and proton respectively. If an element having atomic mass m and n neutron and z proton
देन द करेक्ट रिलेशन विल बी, तो हम जानते हैं कि ZMP प्लस NMN जो होता है वो M से क्या होता है, ग्रेटर होता है, इसीलिए तो हमें मास डिफेक्ट मिलती है और उस मास डिफेक्ट के अकॉर्डिंगली हमें एनर्जी मिलती है। तो अगर फॉर्मूला लिखें तो इस तरह से बनेगा, नंबर 10 में ZMP प्लस NMN माइनस M विच इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो ये जो आगे वाली वैल्यू है वो पीछे वाली वैल्यू से क्या होती है, ग्रेटर होती है, मतलब कि जो स्मॉल कैपिटल M लगाया हुआ है वो इस ZMP प्लस NMN से क्या होगा, स्मॉलर होगा, मतलब कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है क्या रहेगा, ऑप्शन ए। नंबर 11 में देखें तो कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग फिशन प्रोसेस दिया है आपको, 92 यूरेनियम 235 पे एक न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड किया जा रहा है, उससे एक स्ट्रोंटियम मिल रहा है और साथ में क्या मिलता है। तो स्टूडेंट्स हमने न्यूक्लियर फिशन में देखा हुआ था कि इस तरह की प्रोसेस में 2 फ्रेगमेंट मिलते हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। तो दूसरा जो फ्रेगमेंट है वो मिलेगा हमें जेनन और इसके साथ 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। इस तरह से करना है, आप जानते हैं, दोनों तरफ Z और A की वैल्यूज को इक्वल बनाना है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है क्या रहेगा, ऑप्शन ए। नंबर 12 देखते हैं, द न्यूक्लियाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यूक्लियाई आर आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स मतलब जिसके प्रोटॉन के नंबर सेम होते हैं, मतलब कि A माइनस Z की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पे चारों पेयर्स में देखोगे तो ऑप्शन ए में हमें इस तरह की पेयर दिखाई दे रही है जिसमें A माइनस Z करने पे हमें आंसर सेम मिलेगा। तो वो क्या हो जाएगी, हमारी आइसोटॉप की पेयर हो जाएगी, मतलब कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द डिपेंडेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन Bn ऑफ द मास नंबर A इज रिप्रेजेंटेड एज। हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का A के वर्सेस जो ग्राफ है वो देखा था। शुरुआत में एनर्जी बहुत लो होती है, उसके बाद ये बढ़ने लगती है और फिर वो क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और फिर से वो क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। तो इस तरह का हमारा जो ग्राफ है वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, अल्फा पार्टिकल्स आर। तो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, तो वो हीलियम के न्यूक्लियाई है, मतलब कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने के बाद जो बचेगा वो, मतलब कि डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम्स। जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद नंबर 15, इफ द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन एंड बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज डिनोटेड बाय FPP FNM FNN एंड FPN रिस्पेक्टिवली, देन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कोई भी न्यूक्लियन हो उनके बीच में लगने वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, सेम होता है। तो इसको अकॉर्डिंगली हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 16, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय द फैक्टर ऑफ अबाउट। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो वॉल्यूम ऑफ एटम अपन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई दोनों में सेम होगा तो वो कैंसिल आउट कर सकते हैं। आर मतलब कि उनकी रेडियस, तो एटम की जो रेडियस है वो थी 10⁻⁻10 और उसका क्या कर देना है हमें, क्यूब के नीचे न्यूक्लियस की रेडियस होती है अप्रोक्सीमेटली 10⁻15 का क्यूब। सिंप्लीफाई करने पे हमें जो आंसर है वो क्या मिलेगा, तो 10⁻15। इसको अकॉर्डिंगली हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 17, द रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लाइड इज मेजर्ड टू बी ट्वाइस द रेडियस ऑफ बेरिलियम। द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन जर्मेनियम आर। तो इसमें हम रेडियस का फॉर्मूला लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। रेडियस का फॉर्मूला था R=R0 A⁻1/3। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, R द रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियाई इज मेजर्ड टू बी ट्वाइस द रेडियस ऑफ बेरियम, मतलब कि बेरिलियम, मतलब कि RGE इज इक्वल टू ट्वाइस RBE। दोनों तरफ R के फॉर्मूला लगा देते हैं, R0 A⁻1/3। तो यहाँ पे किसका एटॉमिक मास आएगा, जर्मेनियम का, उसके ऊपर 1/3 इज इक्वल टू 2 इंटू ABE⁻1/3। क्यूब रूट निकालने के लिए दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा AGE इज इक्वल टू 2 का क्यूब होगा 8 इंटू ABE
बेरिलियम का एटॉमिक मास होता है 9, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा 72। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 18, टू न्यूक्लियाई have their mass number in the ratio of 1:3, the ratio of their nuclear densities would be। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कोई भी एटम हो उसकी डेंसिटी सेम होती है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो किसी भी एटम के लिए लिया जाए तो वो क्या रहेगा 1:1। नंबर 19 देखते हैं, द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर। तो जो जेड की वैल्यू होती है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डिनोट करती है, और ए में से जेड को माइनस करने पे हमें न्यूट्रॉन के नंबर्स मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर 11 मिलेंगे, जबकि न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या मिलेगी 12। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर ए करेक्ट रहेगा। उसके बाद देखते हैं नंबर 20, व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप 92U235 इज बॉम्बार्ड विथ न्यूट्रॉन इट जनरेट्स क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन एंड। तो यहाँ पे आपको जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी है। प्रोसेस इस तरह से लिखी जा सकती है, 92U235, इस पे हमें एक न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करना है 0 and 1, तो उससे हमें एज ए 1 फ्रेगमेंट क्या मिल रहा है 36 AR 89 प्लस उसके साथ 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, मतलब कि 3 0 and 1। तो आगे की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हम Z और A की वैल्यूज़ को कंपेयर करें दोनों तरफ, तो हमें जो फाइनली आंसर है वो क्या मिलेगा बेरियम, क्योंकि 56 बी ए 144। स्टूडेंट्स 21 देखते हैं, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज ब्लैंक जूल। सिंपली हमें मास एनर्जी इक्विवेलेंस का जो फॉर्मूला E इज इक्वल टू mc² लगाना है। m की वैल्यू 0.5 ग्राम मतलब कि 0.5 × 10⁻³ kg और c की वैल्यू 3 × 10⁸ रखकर सिंप्लीफाई करने पे हमें फाइनल जो आंसर है वो क्या मिलेगा 4.5 × 10⁻13 जूल। 22 में फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ फेरस 56 वेयर मास ऑफ फेरस, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन आर गिवन। आंसर आपको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। यहाँ पे हम हमारा जो फॉर्मूला E इज इक्वल टू डेल्टा mc² का यूज़ करेंगे, डेल्टा m गेट करेंगे। डेल्टा m कैसे गेट करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है ZMP प्लस NMN माइनस m। Z मतलब यहाँ पे Fe की जो Z की वैल्यू है, Fe की Z की वैल्यू क्या होती है 26 लेनी है। MP की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, Mn मतलब कि 56 माइनस 26 मतलब कि 30, वो न्यूट्रॉन के नंबर होंगे, और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00727 लेकर m की वैल्यू क्या पुट करनी है 55.936। तो फिर सिंप्लीफाई करने पे मास डिफेक्ट मिलेगी और उसको 931.5 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी। बाइंडिंग एनर्जी को हम क्या करेंगे न्यूक्लियन के नंबर्स मतलब कि 56 से डिवाइड करेंगे, तो फाइनली हमें जो आंसर है वो क्या मिलेगा 8.52 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स देखते क्वेश्चन नंबर 23, न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 स्प्लिट्स इनटू 2 न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर 125 एंड 64, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियाई रिस्पेक्टिवली इज। यहाँ पे सिंपली रेडियस का जो फॉर्मूला यूज करना R0 a⁻⁻⁻, R0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, a⁻⁻⁻। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज दी है उसका क्यूब रूट हम इजीली निकाल सकते हैं। 125 का क्यूब रूट होता है 5 और 64 का क्यूब रूट होता है 4, तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा 5:4। तो स्टूडेंट्स नंबर 24, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज। तो मास नंबर देखिए या तो इक्वल होता है या तो एटॉमिक नंबर से ज़्यादा होता है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर रहेगा, समटाइम्स मोर देन एंड समटाइम्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। नंबर 25, एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन इज 10.81 एंड it has 2 isotopes B10 and B11, then ratio of B10 and B11 in nature would be। तो देखिए यहाँ पे abundance पूछा हुआ है आपको, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो लगाते हैं मास ऑफ बोरॉन जो आपको दिया हुआ है 10.81 इज इक्वल टू मास ऑफ बोरॉन 10, मतलब कि उससे हम
m1 लिख लेते हैं, मान लीजिए उसका अबंडेंस गैस कर लेते हैं x अपॉन 100 प्लस मास ऑफ बोरोन 11, वो उसका जो मास है उसे m2 लिख लेते हैं, उसका जो अबंडेंस है वो कितना रहेगा 100 माइनस x अपॉन 100। 100 को एलसीएम लेकर यहाँ पे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 1081 इंटू m1 इंटू एक्स प्लस m2 इंटू 100 माइनस एक्स। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू ऐड करनी है, तो इसके लिए m1 और m2 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम ले लेंगे। m1 क्या है हमारा, m1 इज द मास ऑफ बोरोन 10, तो उसे हम अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और मास ऑफ m2 मतलब मास ऑफ बोरोन 11, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 11 ले सकते हैं। 11 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1100 माइनस 11x। देखिए यहाँ पे 1100 इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब कि माइनस 19 इज इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब कि x इज इक्वल टू आएगा 19। x अपॉन, देखिए B10 का हमने अबंडेंस लिया x और B11 का अबंडेंस क्या होगा 100 माइनस एक्स। x की वैल्यू मिल गई है 19, 100 माइनस एक्स मतलब कितना हो जाएगा 81। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following, 26, which of the following substance possess highest elasticity? Highest elasticity क्या होगी, according to formula y is equal to sigma upon EL। जिसकी shearing strain कम होगी उसका यंग मॉड्यूलस ज़्यादा होगा और उसकी इलेस्टिसिटी भी ज़्यादा होगी। तो स्ट्रेन इज ऑफ स्टील, जो गिवन ऑप्शन है 4 उसमें से सबसे कम स्ट्रेन विकृति स्टील की है तो उसकी इलेस्टिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A 2 meter long of radius 1 centimeter which is fixed from the end of the given a twist of 0.8 रेडियन द shear strain। तो shear strain का फॉर्मूला है सीधा r थीटा अपन l। देखो r आपको दे दिया है 1 सेंटीमीटर, थीटा 0.8 एंड लेंथ आपको दे दी देखो 2 मीटर। वैल्यू पुट करोगे 0.04 इज योर 0.004 इज योर आंसर। नेक्स्ट वन इज एसरसन रीजन का है, के अंदर देखो क्या बोला है, इलेस्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर एंड रीजन दिया है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज विद राइजेस इन टेम्परेचर, इलेस्टिसिटी ऑफ स्टील डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर के साथ इलेस्टिसिटी में क्या चेंज होता है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप हीट दो तो मीन पोजीशन ऑफ एटम क्या होगी, डिस्टर्ब होगी एंड दे चेंज देयर मीन पोजीशन। तो एसरसन के अकॉर्डिंग रीजन सेट हो रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, क्या बोल सकते हो आप कि व्हेन यू हीट द पर्टिकुलर सब्सटेंस देन मीन पोजीशन चेंज होगी और वो डिस्टर्ब हो गए तो वो अपनी मीन पोजीशन से भी चेंज होगी, उनका मीन पोजीशन भी चेंज होगा। ऑप्शन डी इज राइट। 29, one end of the uniform wire of length and W is attached rigidly to a point in the roof and weight W1 is suspended। ओके, कोई ऑब्जेक्ट है इसका वेट W है और दूसरी बार में आप W1 जितना लिफ्ट कर रहे हो तो उसका F नेट कितना होगा, W प्लस W बाई 4। तो स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू F अपन ए। F आपको क्या मिला है, W प्लस W बाई 4 और स्ट्रेस आपको बोला है, एरिया बोला है आपको S। इसका आंसर क्या होगा, W प्लस W बाई 4 अपन S। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। 29 में आएगा बी। ओके, नाउ सी 30 नंबर। 30 में क्या बोला है आपको, स्टील वायर 1.5 मीटर लॉन्ग of radius 1 millimeter is attached with a load 3 kg at one end, another
of the wire is fixed, it is wheeled in a vertical circle. देखो एक m मास ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स ये लगेगा T, डाउनवर्ड क्या लगेगा mg लगेगा, और क्या हो रहा है, वायर इज फिक्स, इट इज व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल विथ फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज। तो नीचे क्या लगेगा mv² अपन rb लगेगा, सर्कुलर मोशन में है इसलिए। v की जगह देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है, तो v की जगह मैं r ओमेगा लिखूं तो ये क्या होगा mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर। तो t कितना लगेगा, t इज इक्वल टू, देखो ऊपर t है तो नीचे डाउनवर्ड फोर्स mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपको फोर्स मिल गया। और आपको क्या बोला है उसका, फाइंड द एलोंगेशन, एलोंगेशन मतलब डेल्टा एल फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला y इज इक्वल टू f अपन a डेल्टा एल अपन एल, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपन ए इंटू वाई। ओके, एफ मतलब टेंशन फोर्स जो कि आपको दिया है, क्या लोगे एफ एम जी प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर। एल, एल मतलब वायर 1.5 मीटर लॉन्ग जो कि आपको दिया है 1.5, ए पाई आर स्क्वायर, वायर का एरिया पाई आर स्क्वायर, और यह मॉड्यूलस भी आपको गिवन है। ये सब वैल्यू आप पुट करोगे 1.77 इंटू 10⁻³ मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्लियर। 31 नंबर, 31 देखो, 31 में क्या बोला है आपको, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर, वन ये वन और ये वन 3 मीटर, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या बोला है, कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, मतलब एरिया आपका हो जाएगा 10⁻⁶ मीटर का स्क्वायर। ओके, और फ्रिक्शनलेस पुलिस पे P1 P2 अकॉर्डिंग अरेंज किए हुए हैं, तो 1 किलोग्राम यहाँ पे हैंग हुआ है, तो T कितना लगेगा, तो T इज इक्वल टू mg जो कि 10 न्यूटन है। उसके बाद आप देखो ये पुलिस कैसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, लेंथ इसकी पुलिस तो है, ये मास ऐसे रखा हुआ है ब्लॉक का, ठीक है। तो यहाँ पे 10 न्यूटन, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, F इंटू एल, T इंटू एल करोगे तो नेट क्या मिलेगा, F इंटू एल आपको, F इंटू एल 30 होगा। देखो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू F अपन ए डेल्टा एल एल, डेल्टा एल को सब्जेक्ट बनाओ, F इंटू एल T इंटू वाई, F 30 मतलब आपका फोर्स, टेंशन T, L 3, एरिया 10⁻⁶, और यंग मॉड्यूलस आपको दिया है 10 इंटू 10⁻10, ठीक है। कॉपर का वैल्यू पुट करोगे तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.3 मिली। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलो नेक्स्ट 32 नंबर, में क्या बोला है, a beam of circular cross section is located if the radius is increased by 2 times, then depression is decreased by 1/8 times। स्टेटमेंट 2 है डिप्रेशंस ऑफ बीम मतलब डेल्टा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 पावर ऑफ रेडियस। तो देखो आपको बैंड डेल्टा का फॉर्मूला बताया था, डेल्टा इज इक्वल टू WL³ अपन 4BD³ y। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला बोथ स्टेटमेंट एंड 2 इज राइट, कि रेडियस आप इंक्रीज कर रहे हो कितनी 2 टाइम्स, रेडियस इंक्रीज करोगे 2 टाइम्स तो 2r का क्यूब तो 8 टाइम्स होगा, तो डेल्टा इज 1/8 होगा। ऐसे ही सेम स्टेटमेंट 2 भी फॉलो करेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट 33 वाला सम आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का ही सम है। इसमें एक चीज़ खास ध्यान रखनी है, जब आप स्टील का कैलकुलेट करोगे पहले तो कैलकुलेट क्या करनी है, देखो कैलकुलेट एलोंगेशन मतलब डेल्टा एल फाइंड करना है। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होगा, F इंटू
एल ए इंटू वाई। जब स्टील के लिए कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा एल एस एफ ऑफ एस एल ऑफ एस ए ऑफ एस एंड वाई ऑफ एस। एरिया क्या लोगे यहाँ पे आप, एरिया का फॉर्मूला होगा वायर के लिए पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे दोनों का डायमीटर दिया है, तार ऑफ स्टील वही होगा ब्रास के लिए 0.25 सेंटीमीटर बाय 2, तो दोनों की रेडियस आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एफ चेंज होगा, बाकी तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। स्टील के लिए जब कैलकुलेट करोगे तो स्टील के नीचे ब्रास का भी मास ब्लॉक कनेक्ट है, तो स्टील के लिए एफ आप लोगे 4 + 6 इंटू जी, एफ बराबर एम ए। तो स्टील के लिए क्या आएगा, फोर्स 10 न्यूटन, जी 9.8 दिया है तो 98 न्यूटन बराबर, क्योंकि स्टील के साथ नीचे 6 किलोग्राम का भी ब्लॉक कनेक्ट है इसलिए। और जब ब्लॉक ब्रास के लिए आप कनेक्ट करोगे एफ बी तो कितना लोगे, 6 × 9.8, वैसे करके कनेक्ट सॉल्व करोगे इसको, इसके फॉर्मूला के अंदर पुट करनी है वैल्यू, एनसीईआरटी का सम है ये। चलो नेक्स्ट 34 में देखो क्या बोला है। फॉर्मूलास अगर आपको याद हो तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होगा भाई, नॉर्मल स्ट्रेस, सॉरी नॉर्मल नहीं, यंग मॉड्यूलस के अंदर यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लेटरल स्ट्रेन। ओके, तो ए में फर्स्ट आया, ऐसा कौन सा एक ही ऑप्शन है भाई, सीधा आंसर होगा। बाकी कुछ मैच करना है तो कर लो। सेकंड शियर मॉड्यूलस, सेकंड में थर्ड शियर स्ट्रेस वाला। बल्क मॉड्यूलस जिसमें वॉल्यूम आएगा तो सी में 2, एंड पोजिशंस रेशियो तो दो स्ट्रेन का रेशियो है तो बी ऑप्शन। ओके, फॉर्मूला याद हो तो आप इजीली कर सकते हो। ओके नेक्स्ट 35 नंबर में क्या बोला है आपको, देखो a catapult string made of rubber having the cross section area 25 मीटर स्क्वायर, लेंथ 10। देखो आपको जो कुछ भी दिया है उसका डेटा बनाते जाओ। एरिया दिया है 25 मिलीमीटर स्क्वायर, लेंथ आपको दी है 10 सेंटीमीटर, तो 5 ग्राम आपको दिया है मास। क्या एमकेएस में कन्वर्ट करोगे 5/1000, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल पेबल इज व्हाट, और यंग मॉड्यूलस दिया है तो डब्ल्यू का ये फॉर्मूला है 1/2 y वॉल्यूम v और e ऑफ l। ठीक है, मेन फॉर्मूला अगर मैं लिखूं इसका तो w का फॉर्मूला क्या है 1/2 सिग्मा v इंटू ई एल। मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि w मतलब एनर्जी, और एनर्जी का भी यही फॉर्मूला है 1/2 v स्क्वायर, 1/2 सिग्मा की जगह क्या लिख सकता हूँ y इंटू ई एल का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना ये वॉल्यूम है v। अब आप देखो आपके पास सारी वैल्यू दी है। वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, a इंटू एल जो कि आपको दिया है 1/2 m v स्क्वायर, सारी वैल्यू दी है। v को सब्जेक्ट बनाओगे 250 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर राइट आंसर। ओके, 250 मीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम के लिए ध्यान रखना a इंटू एल करोगे, उसको एमकेएस में कन्वर्ट करोगे। तो 36 में आपको दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड हो उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, 0 होता है। के बाद 37 अ लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जब 90 से ग्रेटर होता है उस वक्त लिक्विड जो है वो किसी भी सॉलिड सरफेस को वेट नहीं कर सकता है। तो हमारा जो आंसर डी है, ऑप्शन डी है, वो करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 38 देखते हैं। एसर्शन दिया हुआ है फॉर रेनॉल्ड्स नंबर आर इज ग्रेटर देन 2000 द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज टर्बुलेंट, तो ये बात सही है स्टूडेंट्स। उसके बाद उसका रीजन दिया हुआ है इनर्शियल फोर्स आर डोमिनेट कंपेयर टू द विस्कस फोर्स एट सच हाई रेनॉल्ड नंबर, तो ये भी करेक्ट है, मतलब कि एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आप देख सकते हैं वो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा, मतलब कि इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 39 देखते हैं। इफ द टर्मिनल स्पीड ऑफ स्फीयर ऑफ गोल्ड
डेंसिटी 19.5 kg per meter cube is 0.2 meter per second in a viscous liquid. Its density is 1.5 kg per meter cube. Find the terminal speed in meter per second of a sphere of silver whose density is 10.5 kg per meter cube of the same size and same liquid in meter per second. देखिए हम टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, होता है 2/9 r²g अपॉन ईटा रो माइनस सिग्मा, जहाँ पे रो हम ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और सिग्मा क्या लेते हैं, लिक्विड की डेंसिटी. ओके, तो इस फॉर्मूला में 2/9 r²g अपॉन ईटा ये कांस्टेंट टर्म है, मतलब कि टर्मिनल वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, तो दोनों डेंसिटीज के सब्ट्रैक्शन पे. हम उसी तरह से डायरेक्टली अगर सॉल्व करने का ट्राई करें तो देखें इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको. वेलोसिटी ऑफ गोल्ड अपॉन वेलोसिटी ऑफ सिल्वर, यहाँ पे हम रो ले लेंगे किसका, गोल्ड का, माइनस सिग्मा मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ पे रो ले लेंगे किसका, सिल्वर का, माइनस वही लिक्विड मतलब कि उसको हम सिग्मा ही लिखेंगे. आरजी आपको यहाँ पे दिया 19.5, लिक्विड की डेंसिटी 1.5 अपॉन डेंसिटी ऑफ सिल्वर दी हुई है 10.5 माइनस 1.5, ऊपर हो जाएगा 18, नीचे 9, 18/9 होता है 2, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ गोल्ड इज, हमें यहाँ पे सॉरी सिल्वर की वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ सिल्वर को सब्जेक्ट बनाया जाए यहाँ पे. वेलोसिटी ऑफ सिल्वर Vs इज इक्वल टू हो जाएगा Vg डिवाइड बाय 2. Vg आपको मिला हुआ है, सॉरी ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया है 0.2/2, मतलब कि हमारा जो आंसर हो क्या हो जाएगा 0.1 मीटर पर सेकंड. तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स. देखते हैं नंबर 40, उसमें पूछा है बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो हम जानते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे. नंबर 41 एसर्शन रीजन दिया हुआ है, एसर्शन में दिया हुआ है मशीन पार्ट्स आर जाम्ड इन विंटर, और रीजन है द विस्कोसिटी ऑफ लिब्रिकेंट यूज्ड इन मशीन पार्ट इंक्रीज एट लो टेम्परेचर. तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, ठीक है. ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर आएगा. इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन. नंबर 42 उसमें आपको एक यूट्यूब दे रखी है और बोला है कि इन यूट्यूब एज शोन इन फिगर वाटर एंड ऑयल आर इन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द ट्यूब रिस्पेक्टिवली. द हाइट्स फ्रॉम द बॉटम फॉर वाटर एंड ऑयल कॉलम्स आर 15 एंड 20 सेमी. द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप बॉटम पे देख सकते हैं कि प्रेशर सेम होगा, तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट ले ले, एक पॉइंट यहाँ पे ले ले, एक पॉइंट यहाँ पे ले लें, और वहाँ पे जो प्रेशर है वो इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ. ए पे जो प्रेशर है उसको हम सॉरी PA लिख लेंगे, ए के प्रेशर को आप PA लिख लो, बी के प्रेशर को आप PB लिख लो. फॉर्मूला होगा रो GH, ठीक है. रो GH इसलिए क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो ए पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड है वो क्या है, वाटर है, तो उसकी डेंसिटी को हम लिख लेंगे रो WG, और उसकी हाइट दी हुई है 15 सेमी, इज इक्वल टू बी पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड है वो है ऑयल, तो उसकी डेंसिटी हो जाएगी रो OG, और उसकी हाइट है 20 सेमी. जी दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो सकता है. वाटर की डेंसिटी आपको 10⁻³ ऑलरेडी दी हुई है, मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू रो O इंटू 20. सिंप्लीफाई करने पे आपको ऑयल की जो डेंसिटी हो कितनी मिल जाएगी, तो 750 kg पर मीटर क्यूब. इस तरह से हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर रहेगा. नंबर 43 द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन 2 सेकंड. इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स देन इट्स पीरियड बिकम्स ब्लैंक सेकंड. स्टूडेंट्स हम पीरियडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला जानते क्या होता है, T इज इक्वल टू 2π√L/g, मतलब कि जो पीरियडिक टाइम है वो लेंथ के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है. तो यहाँ पे जो लेंथ है वो 4 टाइम्स करेंगे
तो पीरियोडिक टाइम कितना टाइम्स होगा वो हम देख लेते हैं। इस तरह से फॉर्मूला लगाया जा सकता है, T1/T2 इज इक्वल टू रूट ओवर L1/L2, और L2 हम क्या ले सकते हैं 4L1, क्योंकि यहाँ पे लेंथ 4 टाइम्स की जा रही है। L1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो T1/T2 हमें मिलेगा 1/2। T1 आपको ऑलरेडी 2 सेकंड दिया है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो पीरियोडिक टाइम है वो क्या हो जाएगा 4 सेकंड्स, मतलब कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसीज 100 and 1000 रेडियन पर सेकंड हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते क्या होता है, ए ओमेगा स्क्वायर। लगाएंगे ए ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा 2 स्क्वायर, ए हो जाएगा कैंसिल आउट, ओमेगा 1 मतलब हम लेंगे 100 का स्क्वायर होता है 10,000, और नीचे ओमेगा 2 मतलब 1000, या फिर 10⁻³ उसका स्क्वायर होगा 10⁻6। सिंप्लीफाई करने पे नीचे 100 बचेगा, मतलब कि 1/100, 100 का मतलब होता है 10⁻², मतलब कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 45 देखते हैं। उसमें दिया सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x इज इक्वल टू 0 विथ एन एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t, द स्पीड ऑफ पेंडुलम एट x इज इक्वल टू a/2 विल बी। देखिए वेलोसिटी का हम एम्पलीट्यूड के फॉर्म में फॉर्मूला जानते हैं, ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x। ओमेगा मतलब हम ले लेंगे 2π/t, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो पीरियोडिक टाइम के फॉर्म में दिए गए हैं। रूट के अंदर a को एज इट इज रखेंगे, x की जगह क्या ले लेंगे a/2, मतलब कि a²/4, ये हो जाएगा 2π/t, रूट में बचेगा 3a²/4, और उसका रूट निकालने पे √3a/2 मिलेगा हमें। 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, π a √3 /t। इस तरह से जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स,